लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं राजेश विद्रोही जी। आप राजस्थान के देश के गज़ल के क्षेत्र में हर तरह से बहुत सम्मान के साथ आपका नाम गज़ल के क्षेत्र में लिया जाता है। हिंदी गज़ल, उर्दू गज़ल और गज़ल को पॉपुलर बनाने में राजेश विद्रोही जी पिछले करीब 30 से 40 साल से सक्रिय हैं। अभी आपकी कुछ नई किताबें भी आने वाली हैं। ताज़ा काम राजेश विद्रोही जी ने किया है महाभारत को आज के कंटेक्स्ट में लिखने का। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आप लिखते कैसे हैं, लिखते क्यों हैं, किसके लिए लिखते हैं, कब लिखते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम सब के जहन में हैं। राजेश विद्रोही जी, आपका बहुत स्वागत है। आप या आजकल क्या कर रहे हैं? बस जब से रिटायर हुआ हूँ, बस ये पढ़ना और लिखना यही चलता है अधिकांशतः। अभी आपने दुष्यंत की गज़लों का राजस्थानी में हाँ, ट्रांसलेशन किया। दुष्यंत हमेशा से मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर रहे हैं। बल्कि मैंने दुष्यंत और दुष्यंत के जैसे तमाम लोगों को पढ़ करके मैंने लिखना सीखा है, जहाँ से मैंने शुरुआत की है। तो बहुत मन था कि मैं दुष्यंत की गज़लों को अपनी मातृभाषा राजस्थानी में ट्रांसलेट करूं, ताकि राजस्थान के लोग भी, या वो तमाम लोग जो राजस्थानी जानते समझते हैं, वो भी दुष्यंत की उस महत्वपूर्ण शायरी से वाकिफ हो सकें, रूबरू हो सकें। और इसलिए मैंने उसको ट्रांसलेट किया है। बड़ा एक प्रसिद्ध शेर है दुष्यंत का, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आज से 30-35 साल पहले दुष्यंत ने ये सब लिखा। आज का जो माहौल है, क्या आपको लगता है लिखना, पढ़ना, कहना बहुत कठिन होता जा रहा है? मैं तो पहले बात तो उसका जो अनुवाद मैंने किया है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बता रहा हूँ, एक पंक्ति मुझे ठीक से याद है, एक मिसरा। मत कहो आकाश में कोहरो गणु है। मेरा ख्याल है कोहरे के लिए राजस्थानी का कोई दूसरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, अभी एज इट इज कर रहा हूँ। मत कहो आकाश में कोहरो गणु है, आ निजू निंद्रा गणु माड़ापणु है। यानी मतलब ये व्यक्तिगत आलोचना जो है बहुत निम्न स्तर का काम है। घटिया का। इस तरह का अनुवाद कुछ है उसमें। हाँ, क्या आप पूछ रहे थे? तो मैं वो वही कह रहा था कि ये आजकल आज जिस जिस तरह का हमारा समाज बनता जा रहा है, उसमें दुष्यंत ने तो ये बात किसी किसी के लिए कही थी। एक एक देश में ऐसा समय था जब किसी के लिए कुछ कहना काफी मुश्किल था, कठिन था आलोचना करना। ठीक बात है। क्या आज क्या माहौल है? क्या क्या कवि अपने आप को, शायर अपने आप को बहुत फ्री महसूस करता है कि वो कुछ भी लिख सके? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करता है, और लोग बराबर लिख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। आलोचना भी बराबर हो रही है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का कोई पाबंदी या इस तरह की कोई बंदिश किसी भी स्तर पर कहीं होगी। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब लोगों को कुछ लिखने के कारण कई परेशानियों का हाँ, सामना ये बात आप सही कह रहे हैं। ये विचारधाराओं का टकराव जो है वो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। वर्तमान में भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे हम अति पे अगर सोचें या अति पे कहें तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ है, ये हर युग में रहा है और आगे भी रहने वाला है। ऐसा तो नहीं कि लोग खुद डरे हुए हैं, डरा कोई नहीं रहा है उससे? हाँ, ये भी है, बिल्कुल ये भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को पता नहीं किस अज्ञात डर से भयभीत मान लेते हैं, या डर जाते हैं, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये डर काल्पनिक भी हो सकता है। तो ये डर के माहौल में कविता पैदा होती है? क्यों नहीं? ये किसी का शेर है कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, और बल्कि डर के माहौल में ही कविता पैदा होती है। वो मेरी वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिली हो तो कैसे मारेगा। हम्म, ये यानी बराबर जो है एटर्नल विजिलेंस जो है, ये बहुत जरूरी है, सतत जागरूकता। और कविता का तो संदेश ही यही है। यानी आंख से आंख अगर हम मिलाकर किसी से बात करेंगे तो वो खंजर नहीं फूंक सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है, ये जागरूकता जरूरी है, और शायर यही तो जागरूकता पैदा करता है। तो आपने लिखना कब से शुरू किया? मैंने जब से होश संभाला यानी मुझे याद है। उम्र तो वैसे नहीं पूछनी चाहिए लेकिन नहीं, क्यों नहीं पूछनी थी, महिलाओं से नहीं पूछनी थी। मेरी उम्र जो है वो 66 हो चुकी है। अभी सितंबर में, 15 सितंबर को मैं जो है 67 का हो जाऊंगा, 67 वर्ष शुरू हो जाएगा। तो जिक्र अपना चल रहा था कि मैंने लिखना कब से शुरू किया। मुझे याद है, मैं जब 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, ये 73 की बात है, 1973 की। और तब मैंने अपनी ज़िंदगी की
पहली कविता लिखी। उससे पहले बल्कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था 1972 में, उस समय हमारे स्कूल की जो सालाना मैगजीन है वो छपी थी, और उसमें मैं छात्र संपादक था। मैं संपादन की शुरुआत जो है वो 1972 से होती है, जब मैं छात्र संपादक उस पत्रिका में बना। और सबसे पहला आर्टिकल जो है एक चौपाल की आत्मकथा, मुझे नाम भी उसका याद है अभी भी। बाद में जो बहुत कुछ लिखा उसके तो कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन उस दौर का वो पहला जो है पहला मकाला, पहला निबंध जो मैंने लिखा वो याद है। तो पहली कविता क्या थी, याद होगी। हाँ, पहली कविता याद है। पहली कविता संभवतः मैंने इंदिरा जी को संबोधित करके लिखी थी। वाह हरी इंदिरा तूने, देखती रह गई दुनिया, सुना जब जोर का धमका, सतत तेरे प्रयत्नों से हुआ विस्फोट एटम का। ये जो परमाणु विस्फोट सबसे पहले जब हुआ था पोखरण में। हाँ, तो उस वक्त जो है वो मैंने ये कविता लिखी थी। और जब उन्होंने जो कागज के दाम उन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उस पर एक नियंत्रण लागू किया, तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी सहूलियत हुई। उसको भी मैंने कहीं कहीं उसमें मेंशन किया था। तो ये एक प्रशस्ति कविता जो है शुरुआत वहाँ से होती है। तो उसके बाद फिर किस तरह से सिलसिला आगे चला? उसके बाद तो फिर धीरे धीरे मैं मुक्तक लिखने लगा, 4-4 पंक्तियों के। ये मेरा हमेशा से पसंदीदा शगल रहा। मुक्तक खूब लिखे मैंने। गज़लें वगैरह तो उस दौर में जानते ही नहीं थे होती क्या है। गज़लों से मेरा पहला साबका जब मैं 11वीं कक्षा में आया तब पढ़ा। हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी थी उसमें शायरी के नए दौर, जिसको गोयली जी ने संपादित किया है, उसके 3 या 4 वॉल्यूम शायद हैं। वो तीनों चारों वॉल्यूम वहाँ मौजूद थे। मुझे उर्दू से लगाव था शुरू से ही, मैंने वहाँ से लेकर के उनको पढ़ा, और तब मैं फिर गज़ल और नज़्म और इन तमाम चीज़ों का फ़र्क करना मैंने जो है सीखा। वैसे उसके बाद क्या फर्क है? बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते बहुत गजल फ़र्क होता है। वो जो उसका जो छंद विधान है, गज़ल और नज़्म का जो छंद विधान है, गज़ल में बहरें तो होती हैं, खैर बेबहर तो कुछ होता ही नहीं है। नज़्म में भी बहर होती है। तो बहर के अलावा गज़ल में ये होता है कि शुरुआती जो पहला शेर होता है, जिसको हम मतला बोलते हैं, और आखिरी पहला शेर मतला, और सबसे आखिर का शेर जिसमें कि शायर का तखल्लुस भी उसमें जिक्र किया जाता है, वो होता है मक्ता। तो मतला और मक्ता के बीच की जो यात्रा है गज़ल की, तो पहला जो शेर होता है जिसको मतला कहते हैं, उसमें जो काफिये होते हैं उसको हम काफिया कहते हैं। मतलब उसके दोनों मिसरों में जो है वो काफिया सेम होता है। कैसे जी, किसी एग्जांपल? जैसे मेरी ही एक गज़ल का शेर है, मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं। तो ये जो है ना, घबराता या बजा लाता, लाता घबराता, ये हैं काफिये। और नहीं 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 ये है रदीफ। ये रदीफ। रदीफ बदलते नहीं। पूरी गज़ल में रदीफ जो है वो समान चलता है, लेकिन काफिये बदलते हैं उससे जस्ट पहले वाले। हाँ, जैसे पहला शेर है, मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं, कि जात से हूँ आदमी इंसानियत मेरा धर्म। जात से हूँ आदमी इंसानियत मेरा धर्म, कि मजहबी उन्माद से तो दूर का नाता नहीं। यहाँ दोनों काफिये नहीं, केवल आखिरी जो मिसरा है उसमें काफिया आया है, और इस तरह से फिर ये सिलसिला चलता है। ये भी इसका डिसिप्लिन, टेक्निकलिटी है, टेक्निकलिटी है, डिसिप्लिन भी है। ये डिसिप्लिन है, ये जरूरी है। तो किसको गजल कहें कि आजकल बहुत सारे लोग कुछ भी तुकबंदी मिलाकर पढ़ रहे हैं और उसको गजल के नाम से पढ़ रहे हैं। आजकल तो कोई भी किसी भी नाम से कुछ भी लिख जाता है। ये दरअसल बहुत अलग तरह का दौर है, जहाँ अनुशासन रहा ही नहीं, कहीं नहीं रहा जीवन में, तो यहाँ क्यों रहेगा? गजल में भी कैसे? गजल में क्यों रहेगा? और एक बात और है, थोपा गया अनुशासन हमें स्वीकार नहीं है, और हमारे भीतर अनुशासन रहा नहीं। अब तीसरी कोई रेमेडी होती नहीं है भैया, भीतर अनुशासन है नहीं, और थोपा गया अनुशासन हमें स्वीकार नहीं है। अब तीसरी कोई स्थिति है नहीं, तो फिर ऐसे ही बिगाड़, इसी त्रासदी के बीच में सारा चल रहा है। ये सारा बिगाड़ इसीलिए हो रहा है। तो जो आपने बताया, आपने जब आप 9th क्लास में थे लिखना शुरू किया, उसके आगे आगे किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ी? फिर धीरे धीरे जब मैंने उसको पढ़ा, शायरी के नए दौर, जब मैंने उस किताब को पढ़ा, उसके वॉल्यूम्स पढ़े, तो उसमें तमाम शायरों को मैंने पढ़ा। और मैं हमेशा नई पीढ़ी के बच्चों को भी ये कहता हूँ कि बेटा, लिखने से पहले पढ़ो, और जितना ज़्यादा पढ़ोगे तब आप बेहतरीन लिख पाओगे। क्योंकि आपका जो सोच है वो डेवलप तभी होगा जब आप तमाम लोगों के विचारों से वाकिफ होगे। उनकी बुनावट क्या है, उनके शब्द किस तरह के हैं, लहजा क्या है, किस तरह की बहरें वो इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है पढ़ने से सीख पाओगे। अभी हो क्या रहा है,
अभी पढ़ना कोई चाहता ही नहीं है। बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास, हमें लिखना सिखाइए सर, और जब उनको थोड़ा सा बताया जाता है कुछ चीज़ों के बारे में तो वो ऊबने लगते हैं और कहते हैं सर हमें तो ऐसा कोई बता दो जिससे हम शॉर्टकट में 2 4 5 गज़लें लिख लें बस। केवल यहाँ तक उनकी यात्रा जो है यहीं से शुरू। हाँ बहुत बहुत अजीब तरह का हाल। मुझे अच्छे से अपने कॉलेज का समय याद है। हम लोग कॉलेज की लाइब्रेरी में 4 से 6 घंटे बिताते थे। साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ की किताबें वही पढ़ा करते थे, कविता, कहानी, उपन्यास। बिल्कुल। तो ये जो रीडिंग की हैबिट है, ये इसको हो क्या गया है और इससे हमें फ़ायदा क्या होता था? नहीं, रीडिंग की हैबिट जो है वो ख़त्म तो नहीं हुई। हाँ, उसका रूप थोड़ा रूप बदल गए। मतलब आज जो है आप मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ तो रही ना भाई, किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, आप टैबलेट के जरिए पढ़ रहे हैं या अपने लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं या मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता अपन की जो है वो पढ़ने की हैबिट छूट गई है। हाँ, ये आंखों को कमज़ोर करने वाली हैबिट है, तमाम जो भी एपरेटस बताएं। ये एक बड़ी अजीब सी समस्या है कि हर जो पुरानी पीढ़ी होती है वो हमेशा शिकायत करती है नई पीढ़ी से, ये बड़ी बेकार पीढ़ी है, बड़ा खराब है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नई जनरेशन वाकई में इतनी मैं कहूँ कि बल्कि शुरुआत से ये चल रहा है। एक बड़ा अच्छा सा शेर है, एक बड़े मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं शुजा खावर, दिल्ली से, एक्सपायर हो गए अब। तो उन्होंने एक शेर लिखा कि हालात ना बदलें तो इसी बात का रोना। ये रोना मिटने वाला नहीं है। हालात ना बदलें तो इसी बात का रोना, और बदलें तो बदलते हुए हालात का रोना। रोना है। हाँ अल्टीमेटली हमारा जो मकसद है, मतलब अगर हालात ना बदले लोग कहेंगे यार क्या रूटीन हो गया है, और अगर हालात बदलने लगे तो यार क्या जमाना आ गया है। अब बताइए आप, ये रोना मिटने वाला नहीं है। मुझे याद है एक शेर, आप जब हम लोग शायद 92 या 93 में, मुझे पता नहीं क्यों याद रह गया वो शेर, आपने सुनाया था। सस्ते दामों ले तो आते, सस्ते दामों तो ले आते लेकिन दिल था भराया, जाने किसका नाम खुदा था पीतल के गुलदानों पे। ये पता नहीं किसका है, ये न जाने किसका है। मुझे ये 3 साल से मेरे अटका हुआ है जब से आपने सुनाया। क्या इसका मायना क्या है? मतलब कोई जो है, सीधी सी बात है कि कोई जैसे कबाड़ी के यहाँ गया, हम चाहते हैं कि पुरानी और अच्छी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, सस्ती भी मिलती हैं। तो वहाँ पुराने फूलदान रखे हुए थे, गुलदान रखे हुए थे, तो वो सस्ते दामों में बिक रहे थे। तो लेने की इच्छा हुई शायर की कि भाई इसको ले लिया जाए। लेकिन जब उसने देखा उस पर पीतल के गुलदान पे खुदा हुआ नाम, वो शहर के किसी नामी रईस का नाम था, और उसको देख करके और उसका कलेजा कांप गया, वो उसको ले नहीं पाया। मतलब क्या स्थिति होती है कि ऐसे बड़े नामी रईसों की चीज़ें जो है वो फुटपाथों पे बिकने के लिए, नीलाम होने के लिए आ जाती हैं। इसी रेफरेंस का वो शेर है। कई ऐसे शेर होते हैं। बहुत आपके भी कुछ पसंदीदा शेर होंगे आपको, जो आपके नहीं लिखे, दूसरों के, जो जहन में अटके हुए। बेशक बेशक, बहुत सारे ऐसे शेर हैं, बहुत सारे ऐसे। एक आध हो तो बात करें। मुझे साहिर लुधियानवी शुरू से बहुत अजीज रहे हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं। उनका एक कथा है कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम, कि माना कि इस चमन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बहुत तो जितना कर सकें। ऐसे ही एक शेर बड़ा पता नहीं किसका है, बहुत प्यारा शेर है, मुझे बहुत अजीज़ है। वो कुछ इस तरह से है कि मैं बाजी जीत ही लेता, यकीनन जीत मेरी थी। मैं बाजी जीत ही लेता, यकीनन जीत मेरी थी, मगर वो जीत ही क्या है जो तेरी हार बन जाए। क्या बात है। अपनी जीत के जश्न से ज़्यादा किसी की हार के गम का अगर किसी को एहसास है तो वो शायद हम एम्पैथी कहते हैं, दूसरे के बेशक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ। बेशक ये पहली शर्त है शायर के लिए। शायर के लिए तो लिटरेचर में आप क्या मानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है आखिर? किस लिए कोई आदमी लिखता है? आप क्यों लिखते हैं? जो स्थितियां हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बदलें, और हर कोई ये चाहता है कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ, अगर काश ये तमाम स्थितियां वैसी होती तो एक आदर्श जो है वो रचनाकार, एक कवि, एक शायर रचता है, और उस आदर्श को साकार होते हुए देखना उसकी एक दिली ख्वाहिश होती है। उस ख्वाहिश को साकार करने के लिए वो लिखता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे
तो कुछ आपको कर क्या लगता है, आपकी क्या ख्वाहिश थी? मैंने एक बार सोसाइटी को किस रूप में मैंने देखना? मैंने एक बार एक कथा लिखा कि बहुत ढाला गया है दर्द अब तक आबशारों में, न जाने कितने झरने बह गए होंगे। बहुत ढाला गया है दर्द अब तक आबशारों में, और व्यथा की बदलियां उमड़ी हैं पलकों की कगारों में, मगर वो वेदना अब तक नहीं अभिव्यक्त हो पाई, छिपी थी जो किसी प्यासे पपीहे की पुकारों में। तो उस प्यासे पपीहे की पुकार में जो वेदना है, जो दर्द है, उस दर्द को शिद्दत के साथ न केवल महसूस करना, बल्कि उस दर्द से और तमाम लोगों को भी रूबरू करवाना, ये मकसद रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं ये हम लोग बहुत ही जो कोर है हमारे हृदय का, दिल का, जहाँ पीड़ा जन्म लेती है, जी। वहां से ये चीजें निकलती हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो जिस तरह की कविताएं, गजलें लिखी जा रही हैं और मंचों पर पढ़ी जा रही हैं, खासकर जो पढ़ी जा रही हैं, जी। उसके बारे में क्या लगता है आपको? ये जो चुटकुला, एक एक दौर था ना जब हम लोग देखते थे कि कवि सम्मेलन में हास्य कवि का नंबर सबसे आखिर में आता था, बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो हम देख रहे हैं कि हास्य कवि, पूरा कवि सम्मेलन हास्य कवि, उसको उन्हीं के इर्द गिर्द वो पूरा सम्मेलन होता है। ये जो बदलाव आया है, किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। जबकि सोसाइटी के दुख दर्द तो बढ़े हैं और हम बड़े, बेशक बड़े। सीरियसनेस से हास्य कविता या चुटकुलेबाजी पर उतर आए, इसको इसको किस नजर से देखते हैं? और बिल्कुल सही कहा कि एक दौर था जब कवि सम्मेलन के मंच पर हास्य कवि की भूमिका उतनी ही होती थी जितनी रामलीला में एक विदूषक की होती है, हाँ, या सर्कस में एक जोकर की होती है। थोड़ा मनोरंजन। हाँ, थोड़ा, मतलब रामलीला चल रही है, उसके दृश्य जो है बदल रहे हैं, एक दृश्य से दूसरे दृश्य के बीच में अमूमन 2-4-5 मिनट का समय लगता है। पर्दा वगैरह गिरता हाँ, था, नीचे आता था। ये बैक स्टेज पर जो काम चलता है, तो मीनवाइल देखने वाले जो लोग हैं वो बोर नहीं हो, वो अपने आप को इस तरह से फील नहीं करें कि पर्दे पे कुछ नहीं है या ड्रॉप हो चुका है पर्दा। तो पर्दा जैसे ही ड्रॉप होता है वैसे ही विदूषक सामने आता है, और वो 2-4 मिनट अपनी बातों से लोगों को जो है वो हंसा देता है। तो ये एक तरह से उनका मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन तो जीवन का अहम हिस्सा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मनोरंजन को ही अगर सब कुछ मान लिया जाए, बस गड़बड़ यहाँ होती है, वहां फिर संवेदनाएं सूखती हैं, वहां फिर संवेदनाएं मरती हैं। क्यों हुई है गड़बड़, हुई क्यों ऐसा? अब कह नहीं सकते, मतलब बहुत अलग तरह की साजिश है। कुछ तो ये लोग जो है वो राजस्थानी में एक कहावत है कि सुए में चुड़ैल को दांव लागे। क्या क्या मतलब? हाँ, मतलब मतलब ये है, हमारे यहाँ दो चीजें होती हैं, एक सुआ, एक सूतक। तो सुआ होता है जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, अच्छा। तो जब तक उसका नामकरण संस्कार वगैरह नहीं हो जाता तब तक जो है उस घर में सुआ रहता है, एक वो स्थिति होती है। उसमें देवताओं की पूजा वगैरह निषिद्ध होती है और तमाम तरह के मांगलिक काम जो है उस बीच में नहीं होते। रुके रहते हैं। ऐसे ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो 12 दिन की 13 दिन की जो अवधि होती है उसको कहते हैं सूतक। हमारे यहाँ ग्रहण जब होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तब भी जो है वो ग्रहण काल से पहले से लेकर के ग्रहण की शुद्धि तक जो काल होता है उसको सूतक काल कहते हैं ज्योतिषी या खगोल शास्त्री। तो ये सूतक और शुआ, इन दोनों ही स्थितियों में देवताओं की नियमित पूजा जो है बंद हो जाती है, और जब देवताओं की नियमित पूजा बंद हो जाती है तो चुड़ैलों के और भूतों के दांव लगते हैं। तो मारवाड़ी की कहवत है कि सुए में चुड़ैलों को दांव लगे। तो जब ये स्थितियां इस स्तर तक आ गई तो उनको पोल मिल गई, मतलब जो संजीदा रचनाकार थे वो पलायन करने लग गए इनको देख देख करके। जबकि होना ये चाहिए था कि वो मुकाबला करते, उन्होंने मुकाबला नहीं किया बल्कि उन्होंने हथियार डाल दिए। क्योंकि वो समय था जब नीरज, सोम ठाकुर सब लोग मंच पर हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि सुरेंद्र शर्मा उस समय हास्य कवि के तौर पर सम्मेलन के आखिर में आते थे। आखिर में आते थे, और बिल्कुल। आज के समय में हम देख रहे हैं कि आजकल तो शुरुआत ही वहीं से होती है, अंत ही वही होता है। अंत भी वही होता है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बीच में अगर कोई मेरे जैसा कोई संजीदा रचनाकार आ जाए और अगर कोई जैसी जैसी भी ढंग की कोई रचना सुना जाए तो अच्छा, कवि सम्मेलनों के जो संयोजक संचालक होते हैं वो 99% हास्य कवि होते हैं। तो वो उस प्रभाव को, एक अच्छे ढंग के कवि ने वो एक प्रभाव पैदा किया 15-10 मिनट आधे घंटे के काव्य पाठ में, उसको वो पोंछा लगा करके साफ करते हैं और उस पोंछा लगाने में आधा घंटा लगा देते हैं वो, अच्छा, ये कवि सम्मेलन ताकि फिर से एक नए हास्य कवि के लिए भूमिका बन सके, मैदान तैयार। स्थिति ये है। तो ये जो कवि सम्मेलन है, आपने तो बहुत अटेंड किए हैं, बहुत
कवि सम्मेलनों में 2 आधी से ज्यादा जिंदगी। आधी से ज्यादा जिंदगी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। गई, आधी रातें। हाँ, हाँ। तो इसका क्या इकोनॉमिक्स है, कैसे होते हैं कवि सम्मेलन? अब भैया आजकल तो जैसे होते हैं वैसे होते हैं। किसी जमाने में ये आप एक पहले मिशन कैसे? था, बिल्कुल बिल्कुल एक मिशन था, बल्कि अनुष्ठान था। अब तुम्हें याद है हम लोगों ने लाडनू में जब कार्यक्रम शुरू किए थे, शरद पूर्णिमा के मौके पर एक कवि सम्मेलन हम करवाते थे हर साल। अंकुर की ओर से। हाँ, तो वो एक अनुष्ठान था, एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह, लोगों की श्रद्धा थी उसके आयोजन के प्रति, और बड़े अलग तरह के भाव से हम उसमें जुटते थे। महीने महीने भर तक जो है दिन रात एक करके उस आयोजन को सफल बनाने में जुटते उसमें थे। तो शायद बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े 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 कवि। बड़े बड़े कवि आते थे, बेशक आते थे। लेकिन उन दिनों में बड़े कवि का मतलब ये नहीं था कि वो आज की तरह 2 लाख 5 लाख रुपए लेंगे, नहीं, हाँ, बिल्कुल सामान्य पारिश्रमिक। बल्कि हमने बाल कवि बैरागी जैसे लोगों को जो है उस जमाने में 2-2 हजार 2,500 रुपए में बुलाया है। सिर्फ जबकि अगर ट्रेन का टिकट दे। हाँ, नहीं ट्रेन का टिकट नहीं, और शायद उस समय बाल कवि बैरागी सांसद थे, हाँ सांसद थे, मुझे अच्छे से याद है। पारिश्रमिक भी देते थे, लेकिन वो एक मतलब जितना एक उचित होता था ऐसा नहीं। अच्छा, फिर हमें तो बहुत बार ऐसा भी हमने कहा, बैरागी जी को हमने 2-3 दफा बुलाया। बैरागी जी का तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, नीरज जी को हमने बुलाया और दूसरे लोगों को बुलाया, सोम ठाकुर को बुलाया, प्रभा जी को बुलाया। तो ये लोग जो है ना, हम जब कहते थे, वो कहते पारिश्रमिक भाई कम से कम 10,000 रुपए। तो हम कहते हैं कि दादा इतनी तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हमारी छोटी संस्था है, ज़्यादा कुछ हमारे पास आर्थिक संसाधन है नहीं। ये हम बात है आपको सन 80। 3 से 4 हजार के बीच में दे पाएंगे। तो एक बार तो जरूर कहते भैया इतनी दूर से आएंगे, बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। लेकिन फिर हम जब 2-3 बार रिक्वेस्ट करते, उनको फ़ोन करते, तो फिर कहते अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना। ये था। और आजकल अब जो है, एक नाम नहीं बताऊंगा किसी कवि का, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आज मैं कहूँ कि वीर रस में उनको हिंदी का श्रेष्ठतम कवि माना जाता है। उनसे एक कार्यक्रम के सिलसिले में मैंने बात की, बरस हो गए काफ़ी, हालांकि 8-10 साल पहले की बात। मैंने कहा दादा आप आ सकोगे? बोले हाँ आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तारीख खाली है हमारे पास। मैंने कहा पारिश्रमिक क्या लेंगे? बोले भैया 1,25,000। हमारा कुल बजट 70,000 का था, और उसमें हम 5-6 लोगों को एडजस्ट करने वाले थे। मैंने कहा दादा ये तो बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि आप आएँ, इतना तो नहीं दे पाएंगे, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 तक। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, मैं 1,24,000 भी नहीं लूंगा। तो ये एक हाँ, लाख हाँ। 24,000 का क्या गणित था? पता नहीं, जो क्या भी है, जीएसटी लगा रहे? जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 1,24,000 भी नहीं लूंगा। और ये और कहा उन्होंने, मुझे बड़ी शर्म आई उस दिन। मतलब उस व्यक्ति के प्रति मेरी जो श्रद्धा थी, मेरा जो भाव था, वो बिल्कुल जीरो हो गया उस दिन। उन्होंने कहा कि मैं तो 1,24,000 भी नहीं लूंगा, और मैं क्यों लूंगा? तुम्हारे लिए, तुम्हारे आयोजन के लिए मैं अपना घाटा क्यों बर्दाश्त करूंगा? अब बोले जबकि मुझे व्यावसायिकता की हद हो गई, हद हो गई। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि उनका रोजगार है, इसी से कमा रहे हैं। नहीं, इसी से कमाने का मतलब एक शेर है किसी का, पेट भरने के लिए कुछ और कर सकते हैं हम, पेट भरने के लिए कुछ और कर सकते हैं हम, क्या जरूरी है कि उसके वास्ते मुजरा करें? क्या फर्क रह गया इन लोगों में और मुजरे वालियों में? नहीं, अब तो कभी चार्टर्ड प्लेन लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ, चल रहे हैं। और ये जो एक और चीज आई है कि कवि जो है वो अपने आप को कवि तब समझता है जब कोई नेता उसकी तारीफ कर दे, हाँ, ये या उसको राज्यसभा, ये उनका बोनापन है। या उसको राज्यसभा की तरफ। उनका कद जो है वो इतना घट गया है, हम्म, ये तो एक बोनेपन की पराकाष्ठा है, अगर कोई ऐसी अपेक्षा लेके चलता है तो। आपको लगता है बहुत सारे लोगों की यही अपेक्षा है? अभी तो यही हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये एक कटु है लेकिन सच्चाई है। तो इसमें वैसे देखें अगर, तो वैसे बुराई क्या? अगर कोई कवि ये चाहता है कि मैं भी राज्यसभा में जाऊं, जैसे एक बिजनेसमैन नहीं, चाहता है महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, लेकिन राज्यसभा जीवन का सर्वस्व नहीं होती। क्योंकि दिनकर जी भी राज्यसभा में थे, हाँ, और थे। नेहरू जी ने उनको नॉमिनेट किया था। हाँ, तो भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे, बच्चन जी भी रहे, ये भी रहे, अपने दिनकर जी भी रहे। तो कोई सरकार से फायदा लेना तो शायद उतनी गलत बात नहीं है, लेकिन फायदे लेने के जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नहीं, बहुत फायदे वाली स्थितियां भी नहीं थी उस समय, फायदे तो अब लिए जा रहे हैं। उस समय ऐसा क्या था भाई? उनको एक मामूली मानदेय मिलता था, दिल्ली में रहने को जो है आवास मिलता था, और छोटी मोटी सुविधाएं मिलती थी। आज की तरह करोड़ों के कोटे थोड़ी मिलते थे। आज सांसद कोटा, विधायक कोटा, ये सारी जो गड़बड़ियां तो अब शुरू हुई हैं। तब तो नई किताब लिखी जानी चाहिए, कवि हाँ, और हाँ, कोटा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये तमाम चीजें तो तब हुई हैं ना, जब ये मतलब आकर्षण क्यों हो गया ऐसे पदों के लिए?
आज हर कोई क्यों सांसद बनना चाहता है, क्यों मंत्री बनना चाहता है? आज़ादी के जस्ट बाद में तो ये था कि कोई मतलब जो है इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था। केवल वही लोग आते थे जो समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पित होते थे। आज कितने लोग आते हैं? हमारे हमारे एमएलए साहब से एक बार जो है एक किसी आदमी ने नगरपालिका चुनाव के दौरान आकर के कहा कि साहब मुझे कांग्रेस का टिकट चाहिए अपने वार्ड से। तो उन्होंने कहा भाई कांग्रेस के टिकट तो बंट चुके सारे, तुम तो लेट हो गए। तो बोले बीजेपी का दे दो, टिकट दे दो आप तो। ये स्थिति है, कांग्रेस का नहीं तो बीजेपी का दे दो, आप तो टिकट दे दो। वो कह रहा हम लोग बात कर रहे थे कवि सम्मेलनों की, कुछ हाँ। कुछ यादें हैं, कोई विशेष कवि सम्मेलन बहुत रहा हो जो बहुत बहुत यादें हैं, बहुत बहुत ही यादें हैं। यादगार रहा हो? और बल्कि वो यादें जो है वो आज बहुत भारी हो गई हैं, क्योंकि वो दृश्य अब कहीं देखने को नहीं मिलते। कितना अपनत्व था, कितना स्नेह था, हमारे सीनियर्स जो है वो कितना प्यार देते थे, हमारी रचनाओं को किस तरह से वो संवारते थे। आज तो जलन होने लगती, ईर्ष्या होने लगती है सीनियर्स को। अगर कोई जूनियर आगे बढ़ने लगता है तो वो टंगड़ी मार के गिराने की कोशिश करते हैं उसको। आपके सीनियर्स कौन रहे? हमारे सीनियर्स तो ये तमाम आदरणीय नाम जो मैंने आपको बताए, जैसे गीतकारों में हमारे नीरज जी थे, सोम जी ठाकुर थे, इधर हमारे ओमपाल सिंह जी निडर थे, उधर आपके ये हरिओम पंवार जी शायद। हरिओम पंवार जी तो नहीं, मेरा उनसे कभी रूबरू वास्ता हुआ। जगदीश जी सोलंकी थे, कल्याण सिंह जी राजावत थे, आपके जयपुर से हमारे बुद्धि प्रकाश जी पारीक थे, बिहारी शरण जी थे, और राजस्थान से तो बहुत बहुत सारे रचनाकार थे। मोहम्मद सद्दीक साहब थे बीकानेर से। शीनकाफ निजाम। शिनकाफ निजाम भी बेहतरीन शायरों में थे, और मिशनरी शायरों में। मेरे ख्याल से आपका तो बहुत व्यक्तिगत उनसे रहा हाँ, भी है व्यक्तिगत परिचय है, बिल्कुल है परिचय। बहुत बहुत ही उम्दा शायर हो, तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत है, और हमें इस बात का फक्र है कि वो हमारे राजस्थान से हैं। तो आपको क्या इनके व्यक्तिगत अनुभव रहे, जैसे नीरज जी के साथ? नीरज जी के साथ बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। एक बार लाडनू वो आए थे एक कार्यक्रम के सिलसिले में, तो मैंने कहा दादा आपके गीत को लेकर मैंने एक पैरोडी लिखी है, वो सुना रहा हूँ। उनका गीत बड़ा मकबूल हुआ था, नई उम्र की नई फसल का वो गीत, कारवां गुजर गया गुबार बार देखते देखते रहे। रहे। तो उस पर मैंने उसी तर्ज में एक गीत की रचना की, वो उनको सुनाया, मंच पे ही सुनाया। हालांकि मैंने कहा मेरा तरन्नुम ऐसा नहीं कि मैं गा के सुना सकूं, लेकिन मैं आपको तैत में सुना रहा हूँ। उन्होंने सुना, बड़े ध्यान से सुना। उस गीत के कुछ बोल यूं थे कि खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। और पीछे से बोले वाह वाह वाह, बहुत देर तक रुके नहीं वो। उन्होंने कहा क्या मुखड़ा है, जबरदस्त। फिर उसके बाद मैंने उसका बंद पढ़ा कि चले थे हम कभी किसी अंधेरी रह गुजार से, थे हौसले बुलंद की लड़ेंगे अंधकार से, मगर न बढ़ सके कदम के लड़खड़ा के रह गए, शिकस्त खा गए न लड़ सके समय की धार से, गुजिस्ता काफिलों के बस निशान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे। नीरज जी खड़े हुए, और खड़े होकर के उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा शाबाश, अब मुझे भरोसा है कि नीरज की यह परंपरा बहुत जल्दी मरने वाली नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर ये पैरोडी है तो फिर गीत किसको कहते हैं? हाँ, ये तो मूल गीत है। इसको आइंदा कभी पैरोडी मत कहना, प्रतिगीत कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा, या ये कह सकते हो कि मैंने मैंने नीरज जी के उस गीत की छाया में इसको लिखा है। ये पैरोडी नहीं है। पैरोडियां मैंने बहुत सुनी है मंचों पे। वो जो एक आत्मीयता का दौर था, पहले जो बड़े कवि भी थे वो अपने जूनियर्स को भी बहुत प्रेम देते थे, सद्भाव रखते थे। और वो आत्मिक स्नेह था। हाँ। आदरणीय सद्दीक साहब बीकानेर, क्या गजब का व्यंग्यकार था। मैंने वैसे व्यंग्यकार नहीं देखे। थे मजा करो महाराज आज था कि पांचूंगी मैं पुरुष हो सब लो देश और था कि कहीं जी मैं। इससे ज्यादा कोई क्या लिखेगा यार। यानी और क्या सादा दिल लोग थे वो। अब क्या हो गया? आंखें भर आती है ऐसे लोगों को जब याद करते हैं। कल्याण सिंह जी राजावत, जबरदस्त, अद्भुत। खत्म क्यों हो रही है ये परंपरा? बस संवेदनाएं सूखती जा रही हैं, संवेदनाएं मरती जा रही हैं, और व्यावसायिकता हर जगह हावी हो गई है। मैंने कभी एक कथा लिखा था, मांगी थी दुआ लेकिन बदले में बुजुर्गों से, मांगी थी दुआ लेकिन बदले में बुजुर्गों से, इस वक्त तिजारत में जीने की सजा पाई। ये व्यावसायिक समय है, और व्यावसायिक समय में जीना जो है किसी सजा से कम नहीं है। ये स्थितियां हैं, बहुत कठिन है। बहुत कठिन वाकई। तो आपने तो कितने कवि सम्मेलन अटेंड किए होंगे? अब संख्या तो नहीं एग्जैक्ट बता सकता। बहुत बहुत लोग तो गिनते भी रहते होंगे, डायरी भी शायद मेंटेन करते होंगे। अभी कल ही मैं एक पोस्ट देख रहा था, तो एक बहुत वरिष्ठ कवि हैं उन्होंने लिखा ये मेरा
8,700 समथिंग कुछ कवि सम्मेलन है, बड़ी ज्यादा 8,700। तो ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ सारे मिला के ज़्यादा नहीं तो 400 से 500 के बीच में तो हो ही गए होंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं इन दिनों में तो पिछले सालों से तो बिल्कुल एक्टिव हूँ ही नहीं। साल में कोई 2 4 5 कार्यक्रम अटेंड कर पाता हूँ। और जब पूछता हूँ कि भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो ये तमाम जो अभी विदूषक टाइप के लोग हैं, बस इन्हीं का जमावड़ा रहता। तो मैं मना कर देता हूँ, भैया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मैं नहीं आ सकूंगा, मैं कहीं बिजी हूँ, कोई बहाना कर जाता हूँ। हालांकि उसमें आर्थिक नुकसान है, लेकिन वो मंजूर है। ऐसे लोगों के बीच बैठना जो है वो अपनी तौहीन लगती है, इसलिए नहीं जाता मैं। अब तो न तो छंद है न कुछ गाने की परंपरा, चुटकुले को कविता बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे साथी जो हैं वो राजस्थानी में गद्य कविताएं लिख रहे हैं, गद्य कविताएं। अब गद्य है तो फिर कविता कैसे हुई? वो चीज ही अलग है। हाँ, वो बिल्कुल अलग चीज है। अगर कोई कहा जाए कि वो जो है वो बड़ा डरपोक वीर है, कैसे हो सकता है? अब अगर वीर है तो डरपोक कैसे, और डरपोक है तो वीर कैसे? तो डरपोक वीर कहना ऐसा ही है जैसे गद्य कविता कहना किसी को। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि हम सटायर कर रहे हैं, हम्म, व्यंग्य कर रहे हैं। तो ये क्या व्यंग्य है जो आज की कविताओं में ये जो मंच से पढ़ा जा रहा है, ये व्यंग्य भी है क्या असल में? कुछ व्यंग्यकार जो है वो काफी अच्छे स्तर के व्यंग्य पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्यादा तो स्थिति जो है वो हास्यास्पद वाली ही है। उस कविता को हम हास्य कविता भी नहीं कह सकते, हास्यास्पद कह सकते हैं। अब काका आतरसी जैसे लोग, कुंडलिया छंद के अलावा उन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन क्या गजब कुंडलिया उनकी थी। एक कुंडलिया मुझे याद है काका आतरसी का। हम्म, बांग्लादेश से जब वो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश से जो शरणार्थी हमारे यहाँ आए, आज भी एक बड़ी समस्या है। उस दौर में जब शरणार्थी आए तो उन्होंने एक कुंडली लिखी, वो मुझे ज्यों की त्यों याद है। कविता का असर ये होता है, अगर उसमें कुछ है तो फिर वो बरसों तक याद रहती है। 50 साल पहले की चीज आज भी याद है। उन्होंने लिखा अच्छा, उन दिनों में ये हमारे यहाँ परिवार नियोजन भी बड़े उस पर चल रहा था। तो जितनी कम हमने करी भारत की संतान, आप अनुपात देखना, जितनी कम हमने करी भारत की संतान, उनसे तिगुने आ गए अब घर में मेहमान। अब घर में मेहमान वही ये हैं बंगाली, और मछली चावल इन्हें चाहिए भरकर थाली, कि देख देख कर रंग हो गया सबका पीला, और इसको कहते कंगाली में आटा गीला है। क्या शानदार लोकोक्ति को सेट किया उन्होंने। ये होती है कविता, ये होता है व्यंग्य, ये होता है हास्य। अलग तरह का भावबोध था उनका, वैसा आज कुछ है ही नहीं। पर ये जो चीजें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया का भी बड़ा इन चीजों पर असर पड़ा है, और आजकल जो लोग लिख रहे हैं वो सोशल मीडिया के एंगल से लिख रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि किसी के पास समय नहीं है। ये बात सही है क्या कि लोगों के पास समय नहीं है इसलिए चीजें दो दो लाइन में कही जाए? समय नहीं वाली बात पे पता नहीं किसका लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा एक कथा है। ये माना कि हर चश्म पूर्णम न होती, हर आंख में आंसू तो नहीं है। ये माना कि हर चश्म पूर्णम न होती, मगर इसका मतलब खुशी तो नहीं है। न जीने की चाहत, न मरने को फुर्सत, ये जो कुछ भी हो जिंदगी तो नहीं है। तो लोगों की स्थिति ये है कि जीने की इच्छा नहीं है और मरने को फुर्सत नहीं है। हाँ। ये स्थिति है, इसको क्या कहोगे? वक्त जो है वक्त ही वक्त है, लोग तो वक्त काट रहे हैं, स्थिति ये है। पता नहीं वक्त उन्हें काट रहा है हाँ, वक्त उन्हें काट रहा है कि वो वक्त को काट रहे हैं। क्योंकि अब मैं तो देखता हूँ, जिसको देखो, चाहे आप किसी दफ्तर में चले जाएं, आप कहीं सफर कर रहे हो, हर आदमी खाली मोबाइल देखने का उसके पास पूरा समय, यानी है तो वो खाली। फिर वो ये क्यों कहता है कि मेरे पास समय नहीं है? और लिटरेचर पढ़ने का तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक बार है, अब ये इस तरह के जो कवि, जैसा तुमने बताया अभी, ये इस तरह के जो लोग आ गए, जिनको छंद का होश नहीं, जिनको ये अनुशासन पता नहीं कविता का, पता नहीं छंद कहते किसको है, और वो अपने आप को घोषित कवि जो है मानते हैं। उनकी कविता की न जाने कितनी कविताएं छप गई, और कितनी उन पर जो है टीकाएं और समीक्षाएं हो गई। मतलब उसके लिए बाकायदा समीक्षा करने वाले लोग भी बैठे हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं है। वो मुझे याद है एक कवि सम्मेलन, वो शायद दिल्ली में या जोधपुर में मैंने सुना था। उसमें एक हास्य कवि बोला, मैं जब पैर उठाऊं तो तुम लोग ताली बजाना। क्या बात हुई? एक ने कहा कि मैं कुत्ते की आवाज निकालूं तब ताली बजाना। हाँ, ये बड़ी वाहियात चीजें, बड़ी वाहियात चीजें। ये कविता को अलोकप्रिय बनाने की दिशा में मैं जिक्र कर रहा था कि एक चुटकुला कहीं सुना। ये चुटकुले सारे मंचों पे ही सुने गए, और कविता को एक मतलब मजाक की वस्तु बना दी इन लोगों ने। तो दो सहयात्री आमने सामने बैठे थे किसी ट्रेन में। एक ने पूछा, बोले आप? उसने कहा मैं कवि हूँ। तो जैसे ही उसने सुना कि कवि है,
और जब कवि ने पलट के उससे पूछा, बोले आप, तो उसने कान के हाथ के लगा के कहा कि मैं बहरा हूँ। मतलब बहरा होने का मतलब कवि के लिए वो काम का नहीं है। तो मतलब कविता को इस स्तर पे ले आए ये लोग, जबकि हमारे यहाँ तो कविता सुनने के लिए लोग तरसते थे, पूरी पूरी रात बैठे हाँ, रहते थे। अरे क्या गजब, क्या तो उसमें तो तार्किकता थी, क्या रस था, क्या भावबोध था। एक राजस्थान को लेके किसी लोक कवि का लिखा हुआ एक लोक साहित्य का एक दोहा सुनाता हूँ। पानी रो काई पिए रगत पियोड़ी रज्जे। राजस्थान में बरसात कम क्यों होती है, उसका लॉजिक आप देखना। मतलब इस धरती की प्यास सदियों शताब्दियों तक खून से बुझी है। यहाँ के वीरों ने अपना रक्त जो है रक्त से सींचा है इस धरती को। तो उस धरती की प्यास जो है साधारण पानी से, इस बादल के पानी से क्या बुझेगी। और बादल जो है वो जब नीचे राजस्थान की धरती को देखता है, उसको वो पुराना इतिहास याद आता है, तो वो सिटपिटा करके गुजरात की तरफ पलायन कर जाता है और आगे महाराष्ट्र में चला जाता है। तो पानी रो काई पिए रगत पियोड़ी रज्जे, संके मन में आ समझ मेह न बरस गज्जे। वो बादल अपनी गर्जना भूल जाता है और वो यहाँ से पलायन कर जाता है और यहाँ जमीन सूखी रह जाती है। क्या उनकी मतलब जो है वो संवेदनाएं थी, क्या भावबोध था। और विस्तार भी कितना था कि कहाँ तक आदमी जाकर सोच लेता। बिल्कुल बिल्कुल, उस हद तक कल्पना की एक पराकाष्ठा तक। एक एक तुम्हें और बताऊं ऐसा एक उदाहरण राजस्थानी साहित्य का, लोक साहित्य का। आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु पानी में तैरती क्यों है और डूबती क्यों है। उन्होंने एक नाम दिया उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि अगर वस्तु जो है उसके द्वारा हटाया गया पानी की मात्रा अगर उसके अपने भार से ज्यादा है तब तो वो तैरेगी, और अगर उसके अपने भार से कम है तो वो डूब जाएगी। सीधा सा सिद्धांत। इसी पर यूरे लेकिन हमारे हाँ, लेकिन हमारे राजस्थानी साहित्य का जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसको आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। वो उससे कहीं ज्यादा वजनी है। विज्ञान का सिद्धांत वहां जो है वो असमर्थ हो जाता है। लोक साहित्य में कहा गया कि जल न डूबोए काठ न, कहो कदूनी प्रीत। एक पंक्ति में प्रश्न है कि पानी जो है वो लकड़ी को डुबोता नहीं है। ये इनके आपस की जो प्रीत है, इनका आपस का जो स्नेह बंधन है, ये कब का है। तो वापस जवाब मिलता है कि अपनों सींचो जान के आ है बड़ा की रीत। यानी वो लकड़ी जो है वो किसी पेड़ की है, क्योंकि लकड़ी जो खान में तो निकलती नहीं है। अब पेड़ की है तो उस पेड़ को सींचा किसने, पानी ने। उसी पानी ने। और जिसने सींचा है, सींच के पोस करके बड़ा किया, वो उसको डुबो देगा। ये लॉजिक, ये तर्क है, ये भावना है। हाँ, जो आजकल के कवियों के पास इस तरह का भावबोध है ही नहीं, न उनकी कल्पना की कोई उड़ान है ऐसी। कई चीजें ऐसी हैं। मैं एक बार अल्बेर कामू का एक नॉवेल पढ़ रहा था, पहला आदमी, जिसमें अल्बेर कामू जो जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो एक उसमें एक चीज आती है कि अल्बेर कामू को जब नोबेल प्राइज मिल गया तब उन्हें याद आई अपने पिता की। और उनके पिता जो थे वो अल्जीरिया में शहीद हुए थे। एक वो फौजी थे और बड़े साधारण से सिपाही थे। तो जब अल्बेर कामू उनको खोजते हुए गए कि मेरे पिता की कब्र कहाँ है, और बड़ी मुश्किल से उनको वहां पर उनके अपने फादर की कब्र मिली, दिखी, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े जनरल तो थे नहीं, साधारण सिपाही थे, तो उनकी कब्र भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाए। जब वो कब्र पे गए, उसके बाद अल्बेर कामू ने उस चीज को लिखा है कि जब मैं अपने पिता की कब्र पे खड़ा था तो मैंने देखा उनकी उम्र, कि मेरे पिता की उम्र उस समय 21 साल थी जिस समय वो शहीद हुए, जब वो मरे। और मैं जब आज उनकी कब्र पे खड़ा हूँ तो मेरी उम्र इस समय 45 साल या 44 साल जो है। तो आगे उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा 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 लगा कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। क्या बात है, ये जो चीज है सोच के स्तर पर, ये हमारे यहाँ हमारे लेखक क्यों नहीं ला पाते कभी, कि ये कैसी चीज है कि उसके मन में उस समय क्या चीजें आ रही होंगी कि एक पिता पुत्र में बदल गया है, पुत्र पिता में बदल गया है। इसी जमीन पर अपने निदा फाजली की एक नज्म है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन हाँ भाव उसका यही है। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। ये पिता और पुत्र का संवाद है, लगभग इसी जमीन पर है। हाँ, आपका एक शेर मुझे याद है, आपका है, आपने सुनाया था, नक्शा उठा के देखिए कोई नया नहीं, शहर। मेरा नहीं है, किसी और शायर का है। इस शहर में तो सबसे मुलाकात। हाँ, इस शहर में तो सबसे मुलाकात आपने होती कितने शहरों में कितने लोगों से मुलाकात है? भैया ठीक से तो याद नहीं, लेकिन हाँ करीब करीब हिंदुस्तान के 2/3 हिस्सों में घूम लिया हूँ जहाँ हिंदी समझी बोली जाती है। अब गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो खैर मतलब ही नहीं, लेकिन हाँ 12-13 स्टेट्स में जो है वो लगभग हर बड़े शहर में लगभग। तो आपकी कविताओं में, आपकी गजलों में प्यार बहुत कम आता है, इश्क, रोमानियत, ये कम आता है, जबकि समाज की चिंताएं,
परेशानियाँ, मजहबी जो लड़ाइयाँ हैं, उनके खिलाफ जो आवाज़ है, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने लिखा है। हाँ, वो चीज़ें हाईलाइट कम हुई, लिखा है, ऐसी बात नहीं है। अभी एक गज़ल जो है उसका एक शेर याद आ रहा है, हमने आधी उम्र गंवा दी उन्हें बुलाने में, हमने आधी उम्र गंवा दी उन्हें बुलाने में, और बाकी आधी बीत गई खुद को समझाने में। तो लिखा तो है। एक एक तुम्हारी कसम नाम से मेरी एक नज़्म थी। एक दिन था मेरे साथ रोते थे तुम, एक दिन था मेरे साथ रोते थे तुम, आज हंसना भी मेरा गवारा नहीं, वक्त के साथ तुम तो हुए बेवफा, हम न बदलेंगे यारों तुम्हारी कसम, ऐसे करके। तो रोमानी गज़लें और रोमानी नज़में भी लिखी हैं, ऐसी बात ये नहीं। उन दिनों में, हाँ जवानी हाँ, के बहुत दिनों में। बहुत बहुत लिखी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक कट ऑफ डेट है जिसको मैंने मेंशन किया अपनी एक नज़म में। वो नज़म कुछ इस तरह से थी, तब से मेरी नज़मों के तेवर हैं बागी, तब से मेरी नज़मों के तेवर हैं बागी, तब से मेरे गीतों का स्वर विद्रोही है। चाहा था मैं भी चुनूं सुमन उपवन उपवन, बिल्कुल वही बात। चाहा था मैं भी चुनूं सुमन उपवन उपवन, हो शब्द शब्द में गंध शोक कचनारों की, और इस तरह अलौकिक एक गीतमाला लेकर बढ़कर अगुवाई करूं बसंत बहारों की। लेकिन ये सारे स्वप्न झर गए बचपन में, बेमौसम गुन लग गया बसंती डाली में, मैं भावुक निपट अबोध न इतना जान सका, थे छिपे हुए कुछ हरे सांप हरियाली में। जब टूट गया अरमान भरा सुकुमार हृदय, तब से मेरी नज़मों के तेवर हैं बागी, तब से मेरे गीतों का स्वर विद्रोही है। तो इस तरह से करके उस नज़्म में मैंने उसको डालने की तो कोशिश। आपकी शायरी को पॉलिटिकल शायरी कह सकते हैं? नहीं, पॉलिटिकल शायरी तो मैं समझता हूँ कि नॉर्मली होती नहीं है। अब कोई बहुत ही ज़्यादा कोई एक्टिविस्ट ही कोई आ जाए शायर के तौर पे तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ तो हम उसको, किसी भी रचनाकार को ये कहना, उसकी शायरी को ये कहना कि ये राजनीतिक के टिप्पणीबाजी है, पर जैसे कहा गया कि गलत होगा। रिवॉल्यूशनरी पोएट्री होती है, क्रांतिकारी कविताएं होती हैं, रिवॉल्यूशनरी। वो अलग तरह की चीज़ है। वो तो आज को तक हो होना ही गया है कि चाहिए। पॉलिटिकल पोएट्री होने लगी है। हम्म। बहुत सारे शायर जो हैं वो सीधे सीधे किसी पार्टी के एंगल से लिख रहे हैं, गा रहे हैं। होना किस सीमा, कहाँ जाके रुकना चाहिए शायर को? एक बार मैंने एक कथा लिखा कि अंधेरों की अदालत में उजाले लेके आया हूँ, अंधेरों की अदालत में उजाले लेके आया हूँ, अदब की इब्तिदाओं के हवाले लेके आया हूँ, कई बागी तराने दर्ज हैं मेरी बयाजों में। बयाज कहते हैं उस डायरी को जिसमें हम कविताएं लिखते हैं। तो हाँ, अदब की इब्तिदाओं के हवाले लेके आया हूँ, कई बागी तराने दर्ज हैं मेरी बयाजों में, मगर फिलवक्त केवल दिल के छाले लेके आया हूँ। तो वो दिल के छाले जो हैं वो कई कई बार जो है वो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि फिर उस पर कुछ न कुछ लिखना पड़ता ही है। तो आपकी कब कब लिखते हैं, कितने दिन में कितनी देर पढ़ते हैं, क्या रेशियो है? नहीं, ऐसा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। अब जैसे मैंने अभी जो सीरीज में कंप्लीट कर रहा हूँ, महाभारत बनाम आज का भारत। हाँ, ये हमें बात करनी थी आज। हाँ हाँ, नहीं है, बाय द वे जिक्र आ गया। तो महाभारत बनाम आज का भारत की शुरुआत मैंने की थी, मेरा ख्याल है शायद 87 या 88 में। तो ये 37-40 साल पुरानी, 38-40 साल पुरानी बात हो गई। उस समय ये विचार जो है वो अंकुरित हुआ था, और तब से मैंने लिखना शुरू किया एक 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 मुक्तक। तो क्या महाभारत को किस तरह से आप रिडिफाइन कर रहे हैं, या आज के कंटेक्स्ट में? आज के कंटेक्स्ट में, और उसका मैंने शीर्षक भी दिया है, महाभारत बनाम आज का भारत, महाभारत वर्सेस आज का भारत। तो वो विचार जो है उस समय चला और अब जाकर के कंप्लीट हुआ। मतलब एक कृति जो है 40 साल में जाकर के मुकम्मिल होती है। बहुत मेरी ऐसी गज़लें हैं जो आज भी अधूरी पड़ी हैं। एक दो शेर जो है कभी लिखे गए, एक कभी लिखा गया, एक कभी लिखा गया, और आज भी जो है वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। आग्रही बन करके अगर हम चाहें कि हम यहाँ बैठ करके लिखना शुरू कर दें, हम लिख लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो अब तो आपकी किताबें करीब करीब तैयार हैं। हाँ, मेरी 4 किताबें तैयार हो गई। एक तो मेरा अपना गज़ल संग्रह है, जिसको मैंने टाइटल दिया है शबनम से शनासाई, ओस की बूंदों से परिचय। इसके बाद महाभारत बनाम आज का भारत, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके करीब 250 मुक्तक जो है वो तैयार हो गए। ये भी अगले महीने तक या उससे अगले महीने तक आ जाएगी, तैयार है। एक मेरा बाकी कविताएं गज़लों के अलावा, जो नज़्में हैं, जो हिंदी की कविताएं हैं, जो कतात हैं, जो रुबाइयात हैं, जो मुक्तक हैं, ये तमाम चीज़ें। और कुछ चीज़ें ज़्यादा तो नहीं,
दो तीन ही होंगी मेरा ख्याल है। 2-3 कविताएं मैंने छंद मुक्त भी लिखी हैं। फ्री फ्लो में। हाँ हाँ, और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कविताएं छंद मुक्त क्यों रहीं। मैंने कुल जो है 2000 से ज्यादा कविताएं लिख दी होंगी। उन 2000 में से वो 2 या 3 कविताएं ही छंद मुक्त क्यों रहीं। तो कहीं मैंने पढ़ा था, सुना था कि हर कविता, हर रचना अपना फॉर्मेट लेके पैदा होती है। जिस समय वो अवतरणा होती है किसी विचार का, किसी भाव का जब अवतरण होता है, तो वो अपना फॉर्मेट भी तय करके आता है कि मुझे इस फॉर्मेट में जो है वो प्रस्तुत होना है। एक कविता मैं नमूने के तौर पर बताऊं कि मैंने जिंदगी में जो है, एक तो ये और एक कविता शायद और, ये 2 ही कविताएं मैंने छंद मुक्त लिखी हैं, बाकी सारी की सारी मेरी छंदोबद्ध है। और छंद मुक्त क्यों है ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। वो कुछ इस तरह से है कि मानता हूं कि मेडिकल साइंस की मान्यताओं को चुनौती देना निरी नासमझी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हिचकियों की वजह हर बार श्वास नली की रुकावट नहीं होती। फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हिचकियों की वजह हर बार श्वास नली की रुकावट नहीं होती। और कभी कभी तो लगता है कि दाईं या बाईं आंख के फड़कने का कारण भी महज स्नायु विकार तो नहीं ही होता। तो थोड़ा गहराई से सोचें तो हम पाएंगे कि दिल के धड़कने या धक से रह जाने का सबब भी उच्च या निम्न रक्तचाप तो नहीं ही होता। थोड़ा गहराई से सोचें तो पाएंगे कि दिल के धड़कने, आंख के फड़कने और बार बार आती हिचकियों के पीछे रहस्य की जो डोर है, उसका एक सिरा बेशक बंधा होता है मेडिकल साइंस की मान्यताओं से, लेकिन उसका दूसरा सिरा जुड़ा होता है मानवीय संवेदनाओं और तदजन्य अबोध रिश्तों से, जिनका और तो है मगर छोर नहीं होता, जिनका और तो है मगर छोर नहीं होता। अब ये पता नहीं क्यों अतुकांत या छंद मुक्त रचना लिखी। वैसे ये बात आपको लगती है कि ऐसा होता है? बेशक होता है। इंट्यूशन। अगर नहीं होता तो ये कविता इस रूप में कम से कम अवतरित नहीं होती। उर्दू में जिसको इल्हाम कहते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा, पूर्वाभास। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है महाभारत और आज का भारत जब मैं लिख रहा था, रात को 3-3 बजे, रात को 2-2, 1-1 बजे अचानक जैसे किसी ने जो है वो आवाज देकर जगाया हो, मैं तुरंत उठा। अचानक कोई बात दिमाग में गूंजी, एक पंक्ति दिमाग में आई और उसी समय मैं पेन लेकर के बैठ गया, मैंने उस पंक्ति को लिख लिया। बहुत बार तो वो मुक्तक मुकम्मल हो जाता था, कई बार नहीं भी होता था, तो सवेरे जब उठते तो फिर वो पूरा हो जाता। और कई बार तो मैंने रातों रातों जाग जाग करके इन मुक्तकों को पूरा किया है। तो पता नहीं कौन सी ऐसी अंतर प्रेरणा होती है, हम शेड्यूल बना करके नहीं लिख सकते, और कम से कम कविता तो नहीं ही लिख सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी रचना आप शेड्यूल तय करके नहीं लिख सकते, लेकिन कविता तो आप लिख ही नहीं पाते, क्योंकि ये एक बहुत अलग तरह की चीज़ है, ये अलौकिक प्रेरणाएं होती हैं अगर वास्तव में कविता है तो। बाकी ये चुटकुलों वाली कविता देखो, कहीं भी मंच पे बैठ के भी लिख लो आप, और लिखने की जरूरत ही कहाँ है, बहुत चल रहे हैं, वो तो केवल हवा में न जाने कितने चुटकुले विद्यमान है, कहीं से पकड़ लो, क्या दिक्कत है। आपने महाभारत का जिक्र किया। अभी महाभारत का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहना चाहिए, सबसे एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर सिंपैथी भी बहुत होती है लोगों को, कर्ण को लेकर, कि भले ही वो गलत पक्ष में था लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ ऐसा माना जाता है। कर्ण को लेकर क्या विचार, आपने क्या लिखा उसमें? कर्ण को लेके मैंने एक नहीं बल्कि कई सारे मुक्तक लिखे। अब मेरी याददाश्त इन दिनों में जो है वो साथ नहीं देती। मैं 2012 में मैं बीमार हुआ था और बहुत लंबे समय तक, करीब करीब 4-4.5 महीने तक मैं हॉस्पिटलाइज रहा, और बल्कि ये समझो कि मुझे नया जीवन मिला। तो उसके बाद से जो है वो याददाश्त मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। एक ज़माना ये था कि मुझे अपनी कविताएं, तो तुमने तो बचपन में सुनी है, मुझे अपनी कविताएं तो याद रहती थी। मुझे अजीब लगता था लोग डायरी लेकर के जो है वो कविता पढ़ रहे हैं मंच पर, अजीब लगता था। और आज नौबत ये आ गई कि मुझे कई बार जो है वो डायरी नहीं तो मोबाइल की स्क्रीन देखनी पड़ जाती है। तो मेरी कविताएं तो याद रहती थी, और पता नहीं कितने शायरों कवियों की कितनी कविताएं मुझे जबानी थी। नहीं, लेकिन कर्ण पर रश्मि रथी भी लिखा गया, बहुत लोगों ने। तो कर्ण में ऐसा क्या है जिसके लिए अलग से लोगों को लगता है कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए? बेशक कर्ण का जो किरदार है, और मैंने बहुत कुछ लिखा, बल्कि मैंने तो कृष्ण और कर्ण का जो संवाद है, जिस समय कर्ण पर जो है वो अर्जुन वार करता है, उस समय वो कृष्ण से विनय भी करता है, अरदास भी करता है, उसकी भी 2-3 मुक्तक हैं। अब मुझे ठीक से याद नहीं है, और क्योंकि अभी अभी लिखे हैं, अभी 2-3 दिन पहले के लिखे हुए हैं। कर्ण की जो स्थितियां हैं
उनको लेकर के मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी इस समय मैं लेकिन याददाश्ती के कर्ण आधार की पर क्या स्थिति रही होगी? नहीं, कर्ण कर्ण की तो वास्तव में रश्मि रथी में दिनकर जी ने लिखा। अब देखो, बचपन में जो चीजें याद थी ना, वो आज भी याद है, और अभी कल परसों की लिखी हुई चीजें याद नहीं है। अभी अभी मैंने कर्ण को लेकर के 4-5 मुक्तक 2-4 दिन पहले ही लिखे हैं, वो याद नहीं है। दिनकर जी ने लिखा, कर्ण के अपने मुंह से कहलवाया, अपना आत्मकथ्य, कि जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट किसी के जीवन में हो नहीं सकता, जो कंगाल पैदा हुआ हो, जो दानवीर के रूप में चर्चित हुआ हो, और एक अभिशाप के साथ जिसने जन्म लिया हो और वो वरदानी बना हो। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। एक जगह वो लिखते हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, कि मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, मैं उनका मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, और जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मैं उनका आदर्श। ये कितनी बड़ी वेदना है ये। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। मतलब उस आदमी ने कितना कुछ झेला होगा, क्या कुछ कहा होगा। मैंने बहुत लिखा है कर्ण के बारे में, लेकिन माफी चाहता हूँ कि इस समय मुझे जबानी तौर पे कुछ नहीं, नहीं मुझे ये दो लोग बड़े, एक तो कर्ण के करेक्टर पर जो इतना कुछ लिखा गया, दूसरा रहीम के बारे में जब हम पढ़ते, रहीम ने जीवन में जितने उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद जो उन्होंने दोहे लिखे, तो 2 पंक्तियों में आपके जीवन का सारा दुख, संघर्ष, पीड़ा बिल्कुल बिल्कुल और नीति पर और व्यक्ति को कैसा हाँ, रहना चाहिए, नीति काव्य में रहीम का कोई शानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, और एट ए टाइम वो बहुत बड़े योद्धा भी थे, सेनापति थे, और दूसरी तरफ कवियों के भी सेनापति थे वो, यानी कविता की सेना में भी जो है वो अरावल दस्ते में थे वो। आपको किन कवियों से खास प्रेरणा मिली, या कभी आपको लगा कि इसके जैसा मैं लिखूं? बेशक बेशक, मुझे हिंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित दिनकर जी ने किया, कोई मुकाबला नहीं, और उर्दू में सबसे ज्यादा प्रभावित साहिर लुधियानवी ने किया। ये दोनों मेरे आदर्श रहे, दोनों भाषाओं में। तो फैज के बारे में क्या विचार है? नहीं, फैज बहुत क्रांतिकारी कवि थे, नो डाउट। साहिर ने लिखा था, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो के हार का शोक, धरती मैयतों पे रोती है। आज जो ये पूरी दुनिया में जगह जगह लड़ाई झगड़ा, वॉर, न्यूक्लियर वॉर के खतरे, शायर ने तो यहाँ तक लिखा कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो आज क्या लगता है आपको कि लिटरेचर कहीं कहीं पर शायर या कहीं लेखक कहीं कोई समाधान सुझाने की स्थिति में है कि ये जो पागल होती दुनिया है, इस तरह तरह की लड़ाइयाँ हैं, नफरत है, सांप्रदायिक समस्या है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं है, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है। बेशक बेशक। तो ये स्थितियां जब सन 1940, 50, 60 में थी, जब बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे, बहुत जगह आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उस समय हम देखते हैं कि इतना लिखा गया इन सब चीज़ों पे। आज इन सब चीज़ों पर हम देख रहे हैं लिखा ही नहीं जा रहा। नहीं, उसकी वजह एक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मोहभंग का दौर है। यानी उस दौर में, जब आज के 40 से 60 साल पहले, जब तमाम देश जो है वो औपनिवेशिक गुलामी से स्वतंत्र होते जा रहे थे, तो उन्होंने एक अलग तरह का संघर्ष किया। एक जज्बा, अलग तरह का जज्बा था, एक अलग तरह की भावना थी, और ये था कि आज़ाद होने के बाद में पता नहीं क्या होगा, स्थितियां पता नहीं कितनी कुछ बदल जाएंगी। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो केवल जो है वो ऊपर जो लोग थे, वो केवल चेहरे बदले हैं, मुखौटे बदले हैं, बाकी सब वैसा का वैसा है जैसा पहले था, तो उनको बड़ी निराशा हुई। मैंने उस दौर में एक कविता लिखी थी आज़ादी की 50वीं सालगिरह पर, आज़ाद हुए अरसा बीता लेकिन अरमान अधूरे हैं। उस कविता का एक बंद था कि पाकर आज़ादी नई नई कुछ दिन फूले न समाये थे, पाकर आज़ादी नई नई कुछ दिन फूले न समाये थे, जागी उन्मीलित आंखों में कुछ सुंदर स्वप्न सजाए थे, तब किसे पता था ये सपने सपने बनकर रह जाएंगे, तब किसे पता था ये सपने सपने बनकर रह जाएंगे, कद्दावर किले कल्पना के भर भर करके ढह जाएंगे। अब लगता है जैसे हमने नाहक उम्मीदें पाली थी, सब ख्वाब अपूर्ण लगते हैं, सारे अरकान अधूरे हैं, आज़ाद हुए अरसा बीता लेकिन अरमान अधूरे हैं। तो ये जो मोहभंग की स्थिति है, उसमें जाकर के फिर लोगों की ये हताशा जो है बिल्कुल चरम पर है आज। और जब हताशा का दौर होता है तो उसमें ये सब चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती, बेमानी हो जाती हैं। तो लिखा भी नहीं जा रहा। हाँ, इसीलिए नहीं लिखा जा रहा है। मतलब जो ये मान लिया गया कि कलम में भी अब ताकत हाँ, नहीं, कलम में ताकत तो है, लेकिन
अब ये जो तुमने बताया ना, जिस तरह के विदूषक चारों तरफ हावी हो रहे हैं, उसमें जो सच्ची जो कलमें हैं लिखने वाली, वो तो करीब करीब सुप्त हो गई। क्या किया जाए? नहीं अब सोशल मीडिया के इस ज़माने में अब ये तो चीज़ है नहीं कि आप लिखेंगे तो वो सामने नहीं आएगी। नहीं, सामने आती हैं, लेकिन जो कहा लेकिन उनको सुनता पढ़ता कौन है? ये हम मानते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अभी मैं महाभारत बनाम आज का भारत जो है, इसके जो मुक्तक है उनको मैं 1 बाय 1 उस पे दे रहा हूँ। तो जो मैं ये सोचता हूँ कि ये मुक्तक जो है मैंने बहुत मन से लिखा है और वाकई बहुत बेहतरीन है, उसको तो 100-150 लोग भी नहीं देख पाते। और जो ठीक ठाक है, ऐसी भर्ती का कोई मुक्तक है और उसको मैंने पोस्ट कर दिया, तो कई के बाद उसके जो व्यूज़ हैं वो 5 से 7 हज़ार चले जाते हैं। अब समझ नहीं पाता। अच्छा, उसमें उसमें बताया ये जाता है कि ये जो एल्गोरिदम है आपका यूट्यूब का, वो तय करता है। मतलब ये देखो कि तकनीक किस तरह से हावी हो गई हमारे तय कर रहे हाँ विचारों और संवेदनाओं तक पर। अगर आपने सवेरे उसको 9 से 10 बजे के बीच में पोस्ट किया है, तब तो उसकी रीच जो है 5,000 लोगों तक हो जाएगी। और अगर आपने उसको रात को 9 बजे कर दिया तो उसको 150 लोग भी नहीं देखेंगे। क्या अजीब कसौटियां समझ नहीं पा रही। जी, ये टेक्नोलॉजी हाँ, है। ये टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी ने आपको लगता है बहुत असर डाल दिया जीवन पर बहुत, भी, लिखने पर भी, बिल्कुल सोचने पर भी। आदमी धीरे धीरे मशीन होता जा रहा है। और अब तो बल्कि ये जो एआई का जो दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें तो क्या होने वाला है कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थितियां तो अब पेश होने वाली हैं। बहुत हम लोगों का अच्छा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे और याद आ रही है कि ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आपकी खुद की पसंदीदा गज़ल आपकी कौन सी है? वैसे बड़ा मुश्किल होता है अपने 4 बच्चों में सबसे पसंद का बच्चा बताना। हाँ, ये बात तो सही है। तो बहुत सारी गज़लें हैं, एक एक पर्टिकुलर गज़ल के लिए तो नहीं कहूँगा। हाँ, जो 2 गज़लें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उनके 2-2 3-3 शेर जो है वो मैं वो सुनाता क्यों हूँ। पसंद है? हाँ, ये भी ज़रूर बताइए। पसंद इसलिए है कि मैं जो बात कहना चाह रहा था, वो सही अर्थों में उनमें जो है वो अभिव्यक्त हो पाई। एक गज़ल के चंद शेर, मतलब कुछ इस तरह से है कि बदलने को बहुत कुछ आज भी अक्सर बदलते हैं, बदलने को बहुत कुछ आज भी अक्सर बदलते हैं, न शीशे हम बदलते हैं न वो पत्थर बदलते हैं, न शीशे हम बदलते हैं न वो पत्थर बदलते हैं, और जमी फिरती है बरसों और फलक बरसों बरसता है, कसम से तब कहीं जाकर ये पस मंजर बदलते हैं। और एक शेर उसमें हुआ कि हमें खौफे खुदा है और तुम्हें जालिम जहां का डर। दुनिया में 2 ही डर होते हैं, या तो ऊपर वाले का या दुनिया वालों का। तो हमें खौफे खुदा है और तुम्हें जालिम जहां का डर, चलो कुछ देर के खातिर हम अपने डर बदलते हैं, ताकि तुम्हें भी पता तो चले कि खुदा का खौफ होता क्या है, वरना तो लोग डरते ही नहीं। और एक शेर उसमें कुछ इस तरह से हुआ कि किराएदार भी हैं और सरकारी मुलाजिम भी, किराएदार भी हैं और सरकारी मुलाजिम भी, कभी हम घर बदलते हैं कभी दफ्तर बदलते हैं, अरे वाह! और ये बदलते बदलते जिंदगी चुक जाती ज़िंदगी है। चुक जाती है। और उसका आखिरी शेर जो है वो था कि ये पांखें बीनता बचपन हमें महफूज रखना है, ये पांखें बीनता बचपन हमें महफूज रखना है, इन्हीं बच्चों की खातिर तो परिंदे पर बदलते हैं, इन्हीं बच्चों की खातिर तो परिंदे पर बदलते हैं। अच्छा, बहुत बार पूरी गज़ल न सही, इसका जो मतला होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है और बहुत अच्छा लगता है। एक गज़ल का एक मतला है कि न कदकाठी से बनते हैं न परिपाटी से बनते हैं, ये माटी खोदते मजदूर किस माटी से बनते हैं। एक ऐसा सवाल, न कदकाठी से बनते हैं न परिपाटी से बनते हैं, ये माटी खोदते मजदूर किस माटी से बनते हैं। ये बड़े सवाल हैं। हाँ, एक और मतलब कि बेशक हम भी चाहेंगे कि वाजिब मांगे पूरी हो। ये कम्युनिस्टों का एक बड़ा चर्चित नारा है। बेशक हम भी चाहेंगे कि वाजिब मांगे पूरी हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि चाहे जो मजबूरी हो। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं। एक गज़ल के और 2-3 शेर कि घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे, घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे, वो छिपाओ लाख लेकिन सब बता देते हैं दरवाजे। वो भले कितनी भी रंजिश हो न लांगो देहरी घर की, भले कितनी भी रंजिश हो न लांगो देहरी घर की, कदीमी आबरू का वास्ता देते हैं दरवाजे, कदीमी आबरू का वास्ता देते हैं दरवाजे। और ये शायर का मकान इसके दफीने और ही होंगे, चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के कुदूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। उग्र जी। हाँ, तो ये शायर का मकान इसके दफीने और ही होंगे, धता शोहरत को दौलत को बता देते हैं दरवाजे।
और मुनासिब मशवरा ये है संभल कर खटखटाना तुम, मुनासिब मशवरा ये है संभल कर खटखटाना तुम, मकीनों के इरादों को जता देते हैं दरवाजे, घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे। आपने जो अपना तखल्लुस है विद्रोही ये क्यों रखा और कब रखा था? ये मैंने नहीं रखा। शुरू का सवाल था, मैं आखिर में हाँ कोई बात नहीं। ये एक्चुअली दादा बालकवी बैरागी जी का दिया हुआ नाम है। अच्छा, बहुत पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम था, बरसों पहले की बात है, ये शायद 82-83 की बात है, जब मैंने लिखना शुरू सही किया था। उन दिनों मेरी एक नज़्म काफ़ी चर्चित हुई थी, वतन के अदीबों के नाम एक पैगाम, ए हिंद के अदीबों एक बार फिर से जागो। तो उन दिनों में कुछ इस तरह की स्थितियां थी कि असम में, गुजरात में, कश्मीर में तमाम जगह आग लगी हुई थी। तो मैंने उसमें एक जगह लिखा कि आसाम को संभालो कश्मीर बन न जाए, आसाम को संभालो कश्मीर बन न जाए, पंजाब बागियों की जागीर बन न पाए, कि गद्दार मीर जाफर फिर दाम ना लगा ले, ऐसे में फिर ना कोई जयचंद सर उठा ले। गाफिल सिराज बोले चौहान को जगा दो, ए मुल्क के अदीबों एक बार फिर से जागो, ए हिंद के अदीबों एक बार फिर से जागो। पैदा हुआ था गांधी वो घर सुलग रहा है, हर सू धुआं उठा है, हर दर सुलग रहा है, कश्मीर है अदर में, आसाम जल रहा है, माँ भारती का पावन आंचल सुलग रहा है। इस तरह से करके वो कविता थी। तो बैरागी जी को ये रचना बहुत अच्छी लगी, और भी ऐसी एक दो इसी तेवर की रचनाएं मैंने वो सुनाई। तो जब मैं बैठा कविता पढ़ करके तो उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और उन्होंने कहा शाबाश विद्रोही शाबाश। ये शब्द मुझे आज भी याद है। तो तमाम जो मित्र बैठे थे उन्होंने कहा आज से तुम्हारा, उस समय तक मैं जो है केवल अपना नाम ही लिखता था, बोले तुमने आज तक कभी कोई उपनाम नहीं लिखा, आज दादा ने तुम्हें उपनाम दे दिया है। और तब से फिर मैं राजेश विद्रोही लिखने लगा, तब से चल रहा है। और उसके लिए फिर मैंने, अब जैसे तुमने ये जो सवाल पूछा, ये सवाल अक्सर मेरे साथ होता है, तो उसके लिए मैंने एक कथा लिखा, ये तय है कि कोई बचपन से बैरागी नहीं होता, ये तय है कि कोई बचपन से बैरागी नहीं होता, और बराए शौक कोई शख्स गृह त्यागी नहीं होता। हकीकत में परिस्थितियां बना देती हैं विद्रोही, जन्म से या की फितरत से कोई बागी नहीं होता, जन्म से या की फितरत से हालात बागी बना नहीं होता। बेशक। तो ये जो आपकी शायरी में बगावत भी है, प्रेम भी है, वेदना भी है, पीड़ा भी है, और एक बहुत गहरा सरोकार है पूरे समाज के लिए, यही पूरी पूंजी है साहित्य की भी, और आपकी कविताओं में ये पूंजी बार बार नजर आती है। यही शुभकामना है कि अभी आप खूब लिखते रहें, और आप लिख भी रहे हैं। हम आगे फिर किसी दिन और भी आपकी गज़लें सुनेंगे, चर्चा करेंगे। आपने इतना समय निकाला और इतने मन से निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.